तो वी आर स्टार्टिंग विद अक्टूबर नवंबर 2024 एएस का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है। दिस इज पेपर 1 वेरिएंट 2। गौर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर अ कंट्री इज शोन। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स का एक पीपीसी बना के दिया हुआ है, कॉनकेव टू द ओरिजिन बनाया हुआ है, ठीक है, और बोर्ड आउटवर्ड्स है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट शो करता है ये। इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज शो करता है ये। जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है बच्चा लिख ले पहले, तो आसानी होती है। ऑप्शंस देखते हैं। व्हाट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द डायग्राम? द कंज्यूमर्स प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट, नो। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नो। लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो अगर ये पीपीसी शिफ्ट करता या एक्चुअल को बढ़ा के दिखाता तो मैं बोलता ना, इसने तो खाली एक पीपीसी बना के दिया हुआ है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यस। द प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन रादर देन द फ्यूचर कंजम्पशन, नो। सो 1 का आंसर विल बी सी। ठीक है, अ वेरी इजी एमसीक्यू, ओवर थिंकिंग नहीं करिएगा वरना बर्बादी की तरफ जाएंगे आप। तो 1 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लोथिंग बिजनेस आफ्टर स्पेशलाइजेशन, एक गुड पे फोकस किया जा रहा है, रियल आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज। जाहिर सी बात है, जब स्पेशलाइजेशन करते हैं तो रियल आउटपुट पर वर्कर तो बढ़ता है, बट इन द फर्स्ट, अच्छा सॉरी, रियल आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज इन द फर्स्ट 6 months, बट देन द आउटपुट पर वर्कर बिगिन टू फॉल। मतलब जब इनिशियली स्पेशलाइजेशन करी तो आउटपुट पर वर्कर बढ़ रहा था, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, पर थोड़े टाइम बाद आउटपुट पर वर्कर फॉल होना शुरू हो गया। तो ऐसी क्या वजह है? व्हाट माइट बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी? Productivity is basically total output divided by number of workers. An increase in output per worker in the long run depends on the increase in pay, no. An increase in output per worker requires more capital, not necessary. Specialization means workers lose skills, no, they gain skills. Workers get bored if they are repeating the same work, yes. भाई शुरू में तो उनको मजा आ रहा होगा, एक काम कर रहे हैं और स्पेशलाइज हो रहे हैं और छुरी तेज हो रही है, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बोर होना शुरू हो जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिरना शुरू हो जाएगी। तो 2 का आंसर इज डी। Question number 3. A wine producer and bottler wanted to expand its production significantly. To finance the expansion, it offered investors discounts on restaurant meals if they bought 2,000 shares in the company. Which factors of production are most likely to be involved in the expansion? देखो, जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो ना, तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही आपको चाहिए होते हैं। मतलब एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, every factor of production will be needed for expansion, right? Matlab, you will need more land, you will need more land, matlab, you will need more storage, you will need more place to store the wine, you will need more labor now because you are expanding your operations, you will need more equipment, तो आपका कैपिटल भी यहाँ पर बढ़ेगा, you will need more machines। सही है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि जाहिर सी बात है, ये फैसला जिन्होंने लिया है वो बिजनेस के ओनर हैं, तो एंटरप्राइज, द रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। So all of the factors of production will increase, which is labor, land, capital, and enterprise. So when you expand your business, mostly all the factors of production are needed. So 3 का answer is A. Question number 4. Which statement is positive? Now, positive statements are those statements which are objective statements. These are evidence based. This can be proven by a fact. Factual statements होती हैं, yes, no, true, false. But on the other hand, if you talk about the normative statements, subjective statements, सही है। These are value judgments. These are opinions. This cannot be true, false, yes, no, सही है। तो A बोल रहा है all taxes should be proportional to income. It is an opinion. So this is a normative statement. A progressive tax is a fair tax. Opinion. Normative statement. Greater equality of income is desirable. Again, opinion. Normative statement.
इनकम इनइक्वालिटी इज डिक्रीजिंग, फैक्चुअल स्टेटमेंट, पॉजिटिव है, यू कैन टेस्ट दिस बाय एविडेंस कि वाकई गिर रही है कि नहीं गिर रही, यस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि भाई प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ये ओपिनियन है। प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ फेयर टैक्स, ओपिनियन है। अमीर बोलेगा अनफेयर है, सही है। ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ इनकम इज डिजायरेबल, अमीर बोलेगा अनडिजायरेबल है, ओपिनियन है। तो डी इज द परफेक्ट आंसर जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को टच कर रहा है, समझे बात। क्वेश्चन नंबर 5, the diagram shows the change in a country's production possibility curve from PQ to PR. What increases as a result of the change from PQ to PR? अब PQ to PR अगर आप नोट करो ना तो प्राइवेट गुड का पोटेंशियल बढ़ रहा है, बेसिकली प्राइवेट गुड का पोटेंशियल बढ़ रहा है। दिस इज अ बायस्ड शिफ्ट, अगर आपको याद हो। इसको दूसरे लफ्जों में टिल्ट भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो, टिल्ट, ये टिल्ट है, सही है। मतलब अगर मैं इसको इस तरह देखूं ना, दिस इज 100 पब्लिक गुड्स लेट्स से, एंड दिस इज 80 प्राइवेट गुड्स, ठीक है। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि इनिशियल जो पोटेंशियल था ना वो 100 था, और ये जो है पोटेंशियल 200 है। तो अब जो है वो करंटली कितने बन रहे हैं, अब करंटली बन रहे हैं फॉर एग्जांपल 120। अब इसको इस तरह देखो, पहले जब मैं पब्लिक गुड बना रहा था तो पब्लिक गुड बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, पब्लिक गुड बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले थी, ओल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी, इट वाज 20, क्योंकि जब मैं 100 पब्लिक गुड बना रहा हूँ तो मैं 20 प्राइवेट गुड फॉरगो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 80 बना रहा हूँ और पोटेंशियल 100 था, सो आई वाज फॉरगोइंग 20। मतलब एक बात तो क्लियर है ना कि पब्लिक गुड को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्राइवेट गुड है। तो जब मैं पहले 100 पब्लिक गुड बना रहा था तो मैं 20 प्राइवेट गुड फॉरगो कर रहा था, पर अब जब मैं 100 पब्लिक गुड बना रहा हूं तो कितने प्राइवेट गुड फॉरगो कर रहा हूं, कोई बता सकता है। अब कितने प्राइवेट गुड फॉरगो हो रहे हैं, आप बताओ जरा मेरी एग्जांपल के हिसाब से। अब मैं 120 बना रहा हूं, पर कितने बना सकता हूं, 200। तो अब मैं कितने फॉरगो कर रहा हूं, 80 इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 80 बेटा, 40 कैसे बोल रहा है, 80 ना, हाँ 80। तो इसका मतलब पब्लिक गुड को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो द प्राइस ऑफ प्राइवेट गुड्स, नो, the price of public goods, no, the opportunity cost of private good is not increasing, it is actually decreasing अगर इसको normally देखा जाए, because you are not sacrificing the private good, you are sacrificing the public good, मतलब you are sacrificing, मतलब पब्लिक गुड बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली बढ़ रही है, विच इज द प्राइवेट, मतलब इसको डिक्रीज भी ना बोले तो बेहतर है, मतलब ये आंसर बस नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट गुड तो उल्टा बढ़ रहा है। इसको छोड़ दो, डी आंसर है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड इज इंक्रीजिंग, सिंपल आंसर है। 100 पब्लिक गुड बना रहा था तो 20 प्राइवेट गुड फॉरगो हो रहे थे, अब 80 प्राइवेट गुड फॉरगो हो रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक गुड बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। तो 5 का आंसर डी होगा, सिंपल रखते हैं इसको, ठीक है। खुद एग्जाम्पल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं होगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ शोज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन इंडस्ट्री, द सप्लाई इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, नाउ लेफ्ट मींस दैट द सप्लाई इज फॉलिंग, राइट, ड्यू टू अ नॉन प्राइस फैक्टर, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। वालेकुम सलाम। What would cause a shift in the supply curve from S1 to S2? An increase in the number of firms in the industry will increase the supply. An increase in the number of workers employed will increase the supply. An increase in the productivity of the labor force will increase the supply. An increase in the wage rate paid to workers will decrease supply, क्योंकि cost बढ़ रही है तो supply कम हो जाएगी। तो D is the right answer, ठीक है। बड़ा आसान MCQ, मतलब अब तक ये पेपर बहुत आसान है। 6 का आंसर इज D, वेरी 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 इजी। क्वेश्चन नंबर 7, A firm produces a good using a very labor intensive process. Very labor intensive process का मतलब इस बिजनेस के लिए लेबर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज दे आर यूजिंग मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ मशीन्स। लेबर इंटेंसिव का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पर कम कर रहे हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द गुड बढ़ गई है। अंडर विच कंडीशंस विल द सप्लाई ऑफ द फर्म्स गुड टू बी मोस्ट प्राइस इलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन वन,
तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी जाती है ना, तो आपको क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा से बढ़ानी है। यू वांट टू इजीली एडजस्ट योर सप्लाई। अब मैंने आपको पहले ही बोला, इस बिजनेस के लिए लेबर इज वेरी वैल्यूएबल, सो दे विल वांट द लेबर टू बी अवेलेबल इजीली। ज्यादा अवेलेबल इजीली लेबर कौन सा होता है, स्किल्ड के अनस्किल्ड? ज्यादा इजीली अवेलेबल लेबर कौन सा होता है, मतलब इस बिजनेस के पास जो लेबर होना चाहिए ना, जिस नेचर अनस्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है, अनस्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सरप्लस। दिस शुड बी हाई ड्यू टू सरप्लस ऑफ वर्कर्स, बिकॉज यू वांट द लेबर टू बी इजीली अवेलेबल, मतलब यू वांट द लेबर टू बी इजीली एक्सेसिबल भी बोल सकते हैं। तो अनस्किल्ड लेबर इज इजीली अवेलेबल, एंड अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो मार्केट में बहुत ज्यादा सरप्लस ऑफ वर्कर्स होगा, तो द आंसर इज सी। ठीक है, समझ आ गई? मतलब लेबर शुड बी इजीली अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 8, what is most likely to cause the demand curve for an inferior good to shift to the right? तो inferior good are those goods जिसका इसका इनकम और डिमांड का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव। राइट का मतलब है डिमांड बढ़ रही है। अराइज इन कंज्यूमर्स इनकम, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अराइज इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, तो बी इज द राइट आंसर। अराइज इन द सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स से तो कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। अराइज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, जब आपके कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ेगी तो इससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है। जैसे अगर गाड़ी की नहीं, हुसैन बेटा ये तो बोल रहा हूँ, अनस्किल्ड वर्कर्स आर इजीली अवेलेबल, सो यू विल वांट योर वर्कर्स टू बी अनस्किल्ड, ताकि आसानी से मार्केट में आपको वो मिल जाए, क्योंकि स्किल्ड लेबर आसानी से मिलता नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत भी पड़ेगी ना, तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 इज बी, राइट। इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, the diagram shows four supply curves. Which curve has a price elasticity of supply of 1 at all levels of quantity supplied? तो PES1 is the supply curve which starts from the origin. सही है, इसकी लंबी मैं नहीं कर रहा। मार्च 25 का जब हमने पेपर किया था, और हमने जब जून 24 का भी पेपर किया था, तो उसमें एक ऐसा एमसीक्यू आया था जिसमें मैंने आपको पूरा पीईएस रिवाइज करवा दिया था, अगर आपको याद हो। मैं आपके लिए ना यहाँ पर एमसीक्यू नंबर भी लिख देता हूँ, जैसे जिन बच्चों को रिवाइज करना है तो वो लोग वो क्लास देख लें, क्योंकि माशाल्लाह हमारे बच्चे क्लास बहुत कम लेते हैं। रिकॉर्डिंग भी पता नहीं देखते नहीं देखते। मतलब मेरे हिसाब से वो कौन सा पेपर था, मैं जरा खोल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि ना मुझे तसल्ली हो जाए। आप लोग देखोगे तो नहीं? अच्छा, जून 24 का एमसीक्यू नंबर 7 था वो, ठीक है। जून 24 का पेपर 1 वेरिएंट 2 एमसीक्यू नंबर 7, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो मैंने पीईएस के सारे केसेस आपको रिवाइज करा दिए थे उसमें। तो पीईएस इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है यूनिटरी सप्लाई। यूनिटरी सप्लाई ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, सो लुक एट द ऑप्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से दो सप्लाई का स्टार्ट हो रहे हैं, सी भी स्टार्ट हो रहा है और ए भी स्टार्ट हो रहा है, पर सी नहीं हो सकता, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जहां तक बात है डी की, डी इज पीईएस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। और बी इज पीईएस 0, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, सी बेटा कोई सप्लाई कर भी नहीं है, सी बस कुछ अनशन बना के दिया हुआ है उसने। क्वेश्चन नंबर 10, the diagram shows a shift of the supply curve in the market from S1 to S2. How will the consumer surplus and producer surplus change? ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं वापस से। कंज्यूमर surplus is the area below the demand curve and above the market price, while the producer surplus is area above the supply curve and below the market price. ठीक है, अब अपनी आसानी के लिए ना मैं एक और अल्फाबेट ऐड कर रहा हूँ, विच इज ए।
सही है, एक और अल्फाबेट मैंने अपनी मर्जी से ऐड कर दिया, ए। क्या मुझे कोई ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस बता सकता है अल्फाबेट के थ्रू? मतलब मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये है और ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, तो बेसिकली दिस इज द मार्केट प्राइस। तो ये मेरा ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस होगा, ए प्लस एस प्लस टी, ए प्लस एस प्लस टी। व्हाट इज द न्यू कंज्यूमर सरप्लस? न्यू कंज्यूमर सरप्लस कोई बता सकता है? अब मेरा सप्लाई कर्व S2 हो चुका है, सो अब मेरी प्राइस हो गई है P2। ये मेरा नया इक्विलिब्रियम है, मतलब दिस वाज माय इक्विलिब्रियम E एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम E1। तो अब मेरा ये नया वो है कंज्यूमर सरप्लस, अब A हो चुका है, ठीक है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस गिर रहा है ना, ये बात तो क्लियर है। कितने से गिर रहा है? कितने से गिर रहा है कंज्यूमर सरप्लस? लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विच इज S प्लस टी, राइट। इसका मतलब या तो आंसर मेरा C है या तो D है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोड्यूसर सरप्लस, कोई बता सकता है? व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोड्यूसर सरप्लस? ओरिजिनल, दिस इज द प्राइस, दिस इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा ओरिजिनल प्रोड्यूसर सरप्लस है? U प्लस V प्लस W, U प्लस V प्लस W। U प्लस V प्लस W। अच्छा, व्हाट इज द न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस? न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस कोई बता सकता है? अच्छा, नया प्रोड्यूसर सरप्लस में थोड़ा मसला होगा आपको, क्योंकि अब ये सप्लाई कर रहे हैं और ये प्राइस है, तो क्या क्या होगा नया प्रोड्यूसर सरप्लस? क्या ये वाला बॉक्स होगा? क्या ये वाला बॉक्स होगा नया प्रोड्यूसर सरप्लस? अल्फाबेट्स क्या है बताओ? व्हाट आर द अल्फाबेट्स ऑफ द न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस? मतलब अब मेरा नया सप्लाई कर्व ये है ना, एंड दिस इज द मार्केट प्राइस, तो बिलो बिलो द मार्केट प्राइस ना एंड अबव द सप्लाई, तो बेसिकली यही पूरा एरिया आ रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है पूरा। तो S प्लस यू प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, S प्लस यू प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। अरे तो ये राइटिंग बड़ी खराब है मेरी, एक मिनट समझ। S प्लस यू प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। अब चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस गेन हो रहा है, लेफ्ट लेफ्ट। अबव का मतलब है लेफ्ट से देखना है, मतलब अगर मैं कहता हूँ ना अबव, तो ये लेफ्ट से देखोगे आप, ठीक। ठीक है। गेन बताओ, गेन वो क्या है, चेंज क्या है, चेंज चेंज कितने से हो रहा है? चेंज की गेम बड़ी डिफरेंट है यहाँ पे, ऑप्शंस अजीब से दिए हैं ना इसने यार। मतलब कौन से अल्फाबेट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, पहले तो ये देख लो जरा। UVW, मतलब V तो देखो चले गया, मतलब कौन से दो अल्फाबेट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं पहले तो ये बता दो। कौन से ऐसे दो अल्फाबेट्स हैं जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं नए वाले प्रोड्यूसर सरप्लस में? व्हाट आर द टू अल्फाबेट्स व्हिच आर एक्स्ट्रा? व्हाट आर द टू अल्फाबेट्स व्हिच आर एक्स्ट्रा, जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताओ ना। मतलब ओरिजिनल था UVW, नया वाला है SUWZ, तो दो एक्स्ट्रा कौन से आ रहे हैं? दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, दो। S और Z आ रहे हैं ना, S और Z। तो S प्लस Z, और कौन सा अल्फाबेट है जो जा रहा है? कौन सा अल्फाबेट है जो जा रहा है? V जा रहा है ना, V नहीं है तो माइनस V। ये होगा गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस, ये गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये आंसर है देखो। समझ आया? मतलब S प्लस टी इज द गेन एंड V इज द लॉस, तो इसने नेट इंपैक्ट देख लिया, नेट इंपैक्ट। S प्लस टी माइनस V, नेट इंपैक्ट देख लिया। सही है।
बिलो देखते हैं ना, बिलो डिमांड की तो टेंशन ही नहीं है, लेफ्ट राइट। लेफ्ट से देखोगे, लेफ्ट से हमेशा लेफ्ट से ही देखने ला रहे हो। ये तो अजीब सा तो है, पर अब इसने की थी ऐसी दी हुई है, आप देखो ना, एक्स्ट्रा अल्फाबेट से देखा ना, देखो एस एक ऐसे देखो एक्स। चलो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, हाईलाइट। ओरिजिनल ये था, जरा चेक मारना। ओरिजिनल ये था, दिस वाज द ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है, ठीक है, और नया वाला ये है। ऑटोमेटिकली देखो आपको अल्फाबेट कलर खुद चेंज हो जाएगा इसका, देख लो। मतलब एक एक्स्ट्रा एरिया ये आया, एक एक्स्ट्रा एरिया ये आया, तो ये दो एरिया ऐड हुए हैं और ये एरिया माइनस हुआ है। तो एस प्लस टी, है ना, लिख देता हूँ। ये गेन है, ये भी गेन है, और ये लॉस है। तो एस प्लस टी माइनस वी, और एस प्लस जेड माइनस वी, एस प्लस जेड माइनस वी। सही है। अच्छा 11, 11 में क्या कह रहा है, जरा देखना। गुड एक्स हैज अ सब्स्टिट्यूट गुड वाई एंड अ कॉम्प्लीमेंट गुड जेड। द प्राइस ऑफ गुड वाई डिक्रीजेस। अच्छा, अगर गुड वाई की प्राइस डिक्रीज होगी तो गुड एक्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, बता सकता है कोई? अगर गुड वाई की प्राइस कम हो रही है तो गुड एक्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? फॉल होगी ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है। जब गुड वाई सस्ता होगा, नहीं बेटा, जब गुड वाई सस्ता होगा तो पीपल विल स्विच टू गुड वाई, क्योंकि गुड वाई एंड गुड एक्स आर सब्स्टिट्यूट्स। गुड वाई एंड गुड एक्स आर सब्स्टिट्यूट्स। तो जब गुड वाई सस्ता होगा तो पीपल विल स्विच टू गुड वाई, तो एक्स की डिमांड कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना। तो गुड एक्स की डिमांड फॉल होगी, और द प्राइस ऑफ गुड जेड इंक्रीजेस। अगर गुड जेड की प्राइस बढ़ती है तो क्या होगा? गुड जेड कॉम्प्लीमेंट है एक्स का। गुड जेड की प्राइस बढ़ रही है तो गुड एक्स की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? वापस फॉल। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर गुड एक्स की डिमांड गिर रही है, अगर डिमांड फॉर एक्स कम हो रही है, तो एक्स का मार्केट में सरप्लस होगा, तो एक्स की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्स की प्राइस कम हो जाएगी, मार्केट में सरप्लस होगा। Why might this equilibrium price, why might the equilibrium price of good X remain unchanged? अब असूलन अभी देखें तो डिमांड यहाँ भी कम हो रही है, यहाँ भी कम हो रही है, तो प्राइस तो कम होगी। ये कह रहा है ऐसा कौन सा सिनेरियो है, ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसमें गुड एक्स की प्राइस अनचेंज रहेगी? तो गुड एक्स की प्राइस अनचेंज कहां पर रहेगी, जरा देख लेते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एक्स एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। जब आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में सरप्लस होगा, दिस विल लीड टू फॉल इन प्राइस। तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एक्स रिसीव अ सब्सिडी, तो इससे भी सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में सरप्लस होगा, प्राइस कम हो जाएगी। सम फर्म्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग गुड एक्स, यस, क्योंकि इससे गुड एक्स की सप्लाई कम होगी, मार्केट में शॉर्टेज होगा, प्राइस बढ़ जाएगी, तो नेट इंपैक्ट जीरो हो सकता है। ठीक है। द टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स इज कट। अगर आप टैक्स को हटा दोगे तो इससे सप्लाई बढ़ेगी, सरप्लस होगा, प्राइस कम हो जाएगी। तो सी इज द ओनली ऑप्शन जहां पर प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं गुड एक्स के। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस फॉल हो रही है, यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है, तो नेट इंपैक्ट क्या पता अनचेंज रह जाए, कह नहीं सकते कुछ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ये आसान सवाल था भाई, इसमें टाइम नहीं लगा रहा मैं। Question number 12. In the diagram, S1 and S2 are the supply curves for an agriculture product in years 1 and year 2. D is the demand curve in year 1 and year 2. In year 1, the government purchased an amount necessary to ensure that the price was OP. तो प्राइस ओपी पे सरप्लस खरीद रहे हैं, और क्या। ओपी पे सरप्लस देख लो ना, पहले पहले ईयर वन का सरप्लस लिख लेते हैं। ईयर वन का सरप्लस क्या होगा? ईयर वन पे सरप्लस क्या है, मतलब ये सरप्लस बाय करके ही तो प्राइस मेंटेन कर रहे हैं। आप देखो, ये जब प्राइस है तो सरप्लस कितना है, देख लो। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो डब्ल्यू वाई इज द सरप्लस। ईयर टू का सरप्लस बता सकता है कोई? ईयर टू का, ईयर टू का टोटल सरप्लस बताओ कितना होगा? ईयर टू का टोटल सरप्लस कितना होगा? ये क्यू एस वन है। आप, ये मैंने क्लास में भी कराया था मिनिमम प्राइस पढ़ाते हुए। ये क्यू एस वन है, तो डब्ल्यू जेड। तो एक्स्ट्रा सरप्लस कितना बाय कराया इन लोगों ने? देखो यही बोल रहे हैं ना, द प्राइस इज हेल्ड ओपी इन ईयर टू, हाउ मच मोर एक्स्ट्रा पूछ रहा है।
मस्ट द गवर्नमेंट बाय इन ईयर 2 देन इट बॉट इन ईयर 1, तो एक्स्ट्रा कितना बाय कर रहा है, एक्स्ट्रा सरप्लस कितना आ रहा है क्यूएस से लेके क्यूएस 1, तो क्यूएस से लेके क्यूएस 1 के अल्फाबेट्स क्या हैं, वाई से लेके जेड, सो दे मस्ट बी परचेजिंग वाई जेड, so they must be purchasing YZ to maintain the price at OP. They must be purchasing YZ to maintain the price at OP. Again, a very easy MCQ. ये बड़ा आसान पेपर है भाई, 12 का डी है. They are buying the extra surplus to maintain the price. ऐसे MCQ हमने लास्ट दो पेपर में भी देखे जो हमने करे, मार्च 25 और जून 24, पीरियड 1 जो करा, 2 जो करा था. Question number 13. Inequality in an economy can be categorized as either income inequality or wealth inequality. So wealth is a flow concept. Wealth is a stock concept. ठीक है. What is most likely to cause greater wealth inequality than income inequality? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वेल्थ पे जा रहा है? An increase in indirect taxation, ये आपकी वेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करेगा. An increase in the value of property, yes, property is wealth. A reduction in the minimum wage, this is affecting your income. A reduction in the rate of interest paid on savings, this has affected your income. Saving is not wealth. Stock of assets की बात हो रही है यहाँ पे. Better option is B. Better option is B. कोई सवाल है तो पूछ लो. मतलब सेविंग इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम विच इज नॉट बीइंग स्पेंट. वेल्थ आपके एसेट्स होते हैं बेटा. सेविंग कंट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग योर वेल्थ, बट वेल्थ इज मच मोर देन सेविंग. मतलब सेविंग एग्जैक्टली वेल्थ नहीं है. बी इज अ बेटर ऑप्शन. मतलब बी अगर आपके पास है तो आप बी क्यों सेलेक्ट करोगे. क्वेश्चन नंबर 14. A product with infinite elasticity of supply has sales of 1000 units. So infinite elasticity of supply का मतलब होता है perfectly elastic. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता क्या था, पहले याद करते हैं इसको. हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है ना. मतलब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मैंने आपको समझाया था ना कि एट अ फिक्स प्राइस द सप्लाई इज अनलिमिटेड. जैसे मैंने आपको अपने नेक्स्ट डे नेट की एग्जांपल दी थी कि मेरे जो लेक्चर्स हैं एक फिक्स प्राइस है, जितने भी बच्चे खरीदने आ जाएंगे भेज दूंगा. तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज बेसिकली एट अ फिक्स प्राइस, सप्लाई इज अनलिमिटेड. अब इनकी फिक्स प्राइस है $1, तो यहाँ पर $1 लिख देता हूँ. सही है, $1 इज द प्राइस. ठीक है. अच्छा, the government imposes, अच्छा आगे, price elasticity of demand is 1.5 over the relevant range. तो इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है तो एक फ्लैटर डिमांड कर्व भी बना देता हूँ. अच्छा आगे क्या कह रहा है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया बेसिकली. द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ टैक्स ऑफ 10%. तो 10% का टैक्स है. अगर $1 का गुड है और 10% का टैक्स लगेगा तो $0.1 पर वो हो जाएगा, $0.1 पर यूनिट हो जाएगा. सही. व्हाट विल बी द गवर्नमेंट्स वीकली टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. अच्छा भाई, तो बेसिकली, अच्छा एक और बात यहाँ पर आपको ना बड़ी अच्छी पता होनी चाहिए कि जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता है ना तो सारा बर्डन कौन बेयर करता है, कंज्यूमर बेयर करता है. ओनली कंज्यूमर बर्डन ऑफ टैक्स, क्योंकि प्रोड्यूसर तो अपनी प्राइस को चेंज कर ही नहीं सकता ना. मतलब कल को अगर टैक्स लगता है और ये सप्लाई कर ऊपर भी चले जाता है ना, तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर ही बेयर कर रहा है. टैक्स का सारा बर्डन कंज्यूमर ही बेयर करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर की तो एक फिक्स प्राइस पे सप्लाई अनलिमिटेड है. मतलब प्रोड्यूसर आपसे 1.1 अगर चार्ज कर भी रहा है ना, तो वो 0.1 पूरे गवर्नमेंट को देगा. जाहिर है वो अपनी जेब से कुछ भी नहीं देगा, वो प्राइस चेंज नहीं करता. सही है. तो बेसिकली ओनली कंज्यूमर बर्डन है. तो इसको इस तरीके से देखो कि पीडी इसने मुझे 1.5 दिया हुआ है
और 10% से प्राइस बढ़ रही है। कितने से प्राइस बढ़ रही है? 10% से प्राइस बढ़ रही है ना, क्योंकि 10% टैक्स का मतलब है 10% से प्राइस बढ़ रही है। तो पीईडी का फॉर्मूला लगा लो, बड़ा सिंपल है। पीईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पीईडी 1.5 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मुझे नहीं पता, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे पता है। तो मेरे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 15% आ जाएगी। और जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ रही है, अगर प्राइस पॉजिटिव है तो क्वांटिटी नेगेटिव होगी। इसका मतलब द क्वांटिटी इज फॉलिंग बाय 15%। द क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉलिंग बाय 15%। अब इसने मुझे पूछा है कि व्हाट विल बी द गवर्नमेंट्स वीकली टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। तो बेसिकली व्हाट यू विल डू इज, अब आपकी क्वांटिटी 15% से गिर रही है, तो मैं करंटली कितने यूनिट्स बेच रहा था? मैं करंटली बेच रहा था 1000 यूनिट्स। जब मैं 1000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 85% से, 85% से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 15% से क्वांटिटी कम करनी है। सही है हुसैन, वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी होता है और परफेक्टली इलास्टिक भी होता है। तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 85%, 15% से क्वांटिटी को गिरा दो, तो अब आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 850 यूनिट्स। सही है, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 850 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो 850 यूनिट्स बिक रहे हैं। जब 850 यूनिट्स बिकेंगे और हर प्रोडक्ट के ऊपर $0.1 का टैक्स होगा, तो द टोटल टैक्स रेवेन्यू वुड बी 85। तो आंसर विल बी बी। सही है। समझ आ गया? 14 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड अ वर्कर्स सैलरी इन 2022 एंड 2023। तो सीपीआई 100 था, मतलब सीपीआई इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, याद है? 100 रुपए बेस ईयर पे लेते हैं, 100 रुपए मतलब इंडेक्स 100, मैंने इस तरह याद कराया था आपको। व्हाट इज द रियल वैल्यू? रियल वैल्यू का मतलब है इन्फ्लेशन एडजस्टेड पूछ रहा है, इन्फ्लेशन माइनस करनी पड़ेगी ऑफ द वर्कर्स सैलरी इन 2023 एज कंपेयर टू 2022। अब अगर आप नोट करो तो 2022 से 2023 में ना प्राइस लेवल 10% से बढ़ रहा है। परसेंटेज चेंज निकालोगे ना आप, मतलब मैंने 100 माइनस 110 नहीं करा है, मैंने परसेंटेज चेंज निकाला है बेटा। मतलब ये बेसिकली मैंने करा है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। कभी भी दो सीपीआई को आपस में माइनस नहीं करना, परसेंटेज चेंज निकालना। ठीक है, परसेंटेज चेंज। बेटे वो पीईडी के फॉर्मूले से 15% निकाला था ना लाइबा, 10% प्राइस का चेंज दिया हुआ था, पीडी भी दिया हुआ था, तो एक्स निकाल लिया मैंने। 15% से क्वांटिटी गिर रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड वर्कर सैलरी इन 2022 एंड 2023। तो सीपीआई आपका जो है वो बढ़ रहा है 100 से 110, तो दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। मैंने 100 और 110 को माइनस नहीं करना है, ठीक है, मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। ना बेटा एंड में बताता हूँ, मैसेज पूछ लेना। तो 10% से आपकी जो है ना वो प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, 10% से क्या बढ़ रही है? प्राइस बढ़ रही है। तो मैंने परसेंटेज चेंज निकाला है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना, माइनस नहीं करना, परसेंटेज चेंज निकालना। सही है। अब 2022 की जो सैलरी थी उसको तो इग्नोर कर दो, 2023 की सैलरी देखनी है। अब 2023 की जो सैलरी है ना ये 110% है। मुझे इस 2023 की सैलरी में से 10% इन्फ्लेशन माइनस करनी है, तो कैसे करूंगा? आप बेसिकली क्या करोगे, $25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। तो क्या आ रहा है बताओ, क्या आंसर आ रहा है? 22,727। तो इस हिसाब से फिर ये आंसर होगा। सही है, तो 15 का आंसर इज बी। आपने 10% इन्फ्लेशन माइनस कर दी 2023 की सैलरी से। 15 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16। An economy experiences rising unemployment due to incomes falling as a result of a virus pandemic। तो एग्रीगेट डिमांड कम हो रही होगी, इनकम्स फॉल हो रही है ना, एडी कम हो रहा है, इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर कम हो रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल तो वो होती है टाइम डिले बिटवीन स्विचिंग जॉब्स। सीजनल वो होती है कि स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द ईयर में डिमांड नहीं होती।
स्ट्रक्चरल का मतलब ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। तो 16 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज लाइकली टू मूव एन इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड टू द राइट? तो एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एडी टू द राइट का मतलब है कि एडी बढ़ रहा है। फॉल इन इनकम इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी अगर कम होगी तो इससे कंजम्पशन गिरेगी, दिस विल लीड टू अ फॉल इन एडी। अ फॉल इन इनकम्स अब्रॉड, बाहर मुल्कों में जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा, दिस विल लीड टू अ फॉलिंग एडी। अ फॉल इन एक्सचेंज रेट, यस, एक्सचेंज रेट फॉल होने का मतलब है आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो रही है, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, दिस विल लीड टू हाई एक्सपोर्ट रेवेन्यू, this will lead to lower import expenditure, this will lead to balance of trade surplus, which will increase your aggregate demand. D क्या बोल रहा है? D में बोल रहा है अब फॉल इन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रेटर देन टैक्स। अब फॉल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, टैक्स बढ़ रहा है। तो बेसिकली फॉल इन बजट डेफिसिट का मतलब है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में तो एडी कम होता है भाई। ठीक है, 17 का आंसर इज सी। अज्यूम, हमेशा हमजा यही अज्यूम होता है बेटा, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला हुआ ना, यू विल अज्यूम द डिमांड टू बी इलास्टिक। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ ना, यू विल अज्यूम द डिमांड टू बी इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 18, which items have to be added to and subtracted from the gross domestic product at market prices to calculate the value of gross domestic product at basic prices? basic prices का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी, जीडीपी एट बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट is equals to GDP at market price। अच्छा, मार्केट प्राइस मैनिपुलेटेड होती है दो चीजों से। इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाता है, अगर मुझे ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है ना तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आर्टिफिशियली प्राइसेस को बढ़ाता है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि प्राइसेस कम हो जाए। और सब्सिडी आर्टिफिशियली प्राइसेस को गिराता है, तो सब्सिडी को ऐड बैक करूंगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्लस सब्सिडी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको सवाल में ना वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या करूंगा। तो मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करूंगा और सब्सिडी को माइनस करूंगा। तो ये फॉर्मूला रीअरेंज आप खुद से कर सकते हो, पर सवाल में तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। सवाल में तो भाई बड़ी आसानी चीज पूछी है, मतलब डायरेक्ट डी आंसर है। इसने ये भी नहीं पूछा कि क्या माइनस होता है क्या प्लस होता है, इसने बस ये पूछा ऐसी कौन सी चीजें जो एडजस्ट होती हैं। तो सब्सिडी और एक्सपेंडिचर टैक्सेस, एक्सपेंडिचर टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है, आपकी स्पेंडिंग पे लगता है ना वो। तो 18 का आंसर इज डी। मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि कोई सवाल है तो आप कर सको। क्वेश्चन नंबर 19, in an economy with an interest rate of 4%, the rate of inflation rate falls from 5% to 3% annum. What will be the benefit of this fall? Menu cost will fall to zero, no. Inflation अभी भी है, तो menu cost तो अभी भी होगी. People on fixed incomes will be better off in real terms, no. The prices are still increasing. मतलब प्राइस पहले 5% से बढ़ रही थी, अब 3% से बढ़ रही है, रेट तो अभी भी पॉजिटिव है ना भाई, ये तो डिसइंफ्लेशन हो रही है। तो प्राइस लेवल तो अभी भी बढ़ रही है, तो बेटर ऑफ तो कैसे नहीं हो सकते। सेवर्स विल गेन इन रियल टर्म्स, यस, क्योंकि अगर आप नोट करो पहले जो है वो इन्फ्लेशन वाज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, तो रियल इंटरेस्ट रेट जो था वो नेगेटिव था, बट नाउ इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन इन्फ्लेशन, तो रियल इंटरेस्ट रेट इज पॉजिटिव। मतलब रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। मतलब रियल इंटरेस्ट रेट का क्या फॉर्मूला था, याद है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन।
आप सोचो ना, पहले जब आप बैंक में पैसा डाल लेते तो आपको 4% रिटर्न मिल रहा था, पर इन्फ्लेशन 5% थी, तो आपका 1% से नुकसान हो रहा था ना। आपकी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ 4% से रही थी, गिर 5% से रही थी। मतलब आप सोचो ना कि इससे आपकी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है, इससे आपकी वैल्यू ऑफ मनी कम होती है, मतलब परचेजिंग पावर। तो फर्स्ट योर परचेजिंग पावर वाज इंक्रीजिंग बाय 4%, देन इट वाज फॉलिंग बाय 5%, तो 1% का नेगेटिव इंपैक्ट है। पर अब फायदा है, क्योंकि वैल्यू 4% से बढ़ रही है और 3% से गिर रही है, तो 1% का बेनिफिट है आपको। द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी विल राइज, नो इट विल फॉल, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज स्टिल, मतलब प्राइस अभी भी बढ़ रही है। मतलब पॉजिटिव 5 से 3% जाने का ये मतलब थोड़ी है कि प्राइस कम हो रही है, बढ़ रही है पर कम से बढ़ रही है। डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं ना इसको, स्टिल द रेट इज पॉजिटिव। तो 19 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी? Encourage the consumption of merit goods, no, this is micro. Reduce the pollution in the steel industry, एक specific industry की बात हो रही है तो micro है। Maintain the general price stability, this is macro. Reduce unemployment in the service sector, एक industry की बात हो रही है micro। Individual level पे study हो रही है तो वो micro है, economy as a whole है तो वो macro है। Which 21, which supply side policy is likely to lower the real GDP output before raising it? ऐसी कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी है जिसमें इनिशियली जीडीपी कम होगा और फिर बढ़ेगा? इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द ईयरली ईयर्स एजुकेशन, जी बढ़ेगा तो ईडी बढ़ेगा, और फिर लॉन्ग रन में एलआरएस भी बढ़ेगा। तो इनिशियली तो आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम एज ए। रिड्यूस इंपोर्ट बैरियर्स, यस। सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर्स, सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर्स से डायरेक्ट आउटपुट बढ़ेगा, डायरेक्ट आउटपुट बढ़ेगा। अच्छा, रिड्यूस इंपोर्ट बैरियर से मसला क्या है? रिड्यूस इंपोर्ट बैरियर से मसला ये है कि आप इनिशियली जब इंपोर्ट बैरियर्स को हटाओगे ना, तो अगर आपकी इकोनॉमी के बिजनेसेस रॉ मटेरियल भी मंगवा रहे हैं, तो रॉ मटेरियल भी जब आप इनिशियली मंगवाओगे तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर तो आपका बढ़ेगा ना। तो दिस विल लीड टू फॉलिंग एडी, जिसकी वजह से जीडीपी आपका कम हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट है, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल होगा तो आप इससे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाओगे, आप इससे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाओगे, फिर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, तो फिर आपका ईडी बढ़ेगा, तो फिर आपकी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ेगा। पर शॉर्ट रन में तो आपका जीडीपी लाजमी तौर पे कम हो रहा है। ठीक है, तो 21 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 22, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई ऑन द डायग्राम। तो पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम है, तो दिस इज एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिनल वाला, दिस इज एग्रीगेट डिमांड ओरिजिनल वाला, क्योंकि एडी 1 है ना, तो मैं करंटली ई पे हूँ। अब क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफेंस, तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है तो एडी कम होगा, तो एडी कम होगा तो 81 से 82 पे आ जाऊंगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 22 का आंसर इज ए। सी क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन ई थी ना मेरी, तो मेरा ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई ये है, मेरा एग्रीगेट डिमांड ये है, तो जब एडी कम होगा तो ए पे आऊंगा ना बेटा, और कहाँ जाऊंगा? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब हाँ, आप बोलोगे सर ये भी तो एडी हो सकता है, पर बेटा ऑप्शन नहीं है ना, मुझे इसी एग्रीगेट सप्लाई तो अपनी जगह पे ही है ना। एग्रीगेट सप्लाई अनचेंज है बेटा, तो ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर ही देखना पड़ेगा आपको। एग्रीगेट सप्लाई पे थोड़ी इंपैक्ट आ रहा है। सही है, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। आसान एमसीक्यू है, क्या मसला है इसमें? दे रहे सबको। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ कंट्री एंड द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोथ डिक्रीज। अब ये थोड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। मतलब नॉर्मली क्या होता है? मतलब ये कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मली ये होता है कि जब एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। पर इस सवाल में थोड़ी अजीब सी बात करी हुई है। कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, तो देखते हैं क्या हो रहा है ऐसा। व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस? नेट इनवर्ड इमिग्रेशन। नेट इनवर्ड इमिग्रेशन का मतलब है तुम्हारे मुल्क में लोग आ रहे हैं, जब तुम्हारे मुल्क में लोग आ रहे हैं तो लेबर फोर्स बढ़ेगी, लेबर फोर्स बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने के चांसेस हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के भी चांसेस हैं, तो ये नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ेंगे तो पीपल विल बी लेस विलिंग टू वर्क नाउ,
तो इसकी वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो सवाल में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। एन इंक्रीज इन द एज एट विच स्टेट पेंशन आर पेएबल, मतलब स्टेट पेंशन आर पेएबल, उसकी एज बढ़ रही है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। डी आंसर है इसका, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। देखो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जब बढ़ेंगे ना, तो पहली बात एम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, क्योंकि अब वो पढ़ेंगे। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कम हो रही है? जब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कम हो रही है? बिकॉज दीज स्टूडेंट्स विल नॉट एक्टिवली सीक जॉब नाउ, एंड व्हेन दे विल नॉट एक्टिवली सीक जॉब, they are now a full time student, because they are now not actively seeking a job. ये अब फुल टाइम स्टूडेंट है, ये लोग अब फुल टाइम स्टूडेंट है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। बेटा अब इतना लंबी ना सोचो भाई, इनके लिए प्रोफेसर भी हायर होंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट इस तरह भी लंबी करेगा तो कैसे होगा? आंसर लिख रहा है क्या 12 मार्क का? चाहिए तो 23 का डी होगा, एलिमिनेशन से भी देख लो, बाकी ऊपर के 3 ऑप्शन नहीं है। एमसीक्यू नंबर 24, which circumstances would most help a firm to gain from a depreciation of the exchange rate? भाई करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, बहुत टेस्ट कर रहा है ये इसको। तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कब होगा? इट सेल्स मेनली अब्रॉड, बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो रही है। एंड रिलाइज ऑन डोमेस्टिक सप्लायर्स फॉर इनपुट्स, यस, इसको इंपोर्ट महंगा होने की टेंशन नहीं है। जो प्रोड्यूसर डोमेस्टिक सप्लायर से माल लेता है उसको करेंसी के गिरने की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट की प्राइस जब बढ़ेगी तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव तो होगा, पर जो प्रोड्यूसर डोमेस्टिक वालों से माल खरीदता है उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो है इसके लिए। इट सेल्स मेनली अब्रॉड, यस, इट रिलाइज ऑन फॉरेन सप्लायर्स, बैंड बच जाएगी इसकी, क्योंकि इंपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है। इट सेल्स मेनली इन इट्स होम मार्केट, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलाइज ऑन डोमेस्टिक सप्लायर्स, मतलब होम मार्केट पर अगर आप बेच रहे हो तो आपको क्या फायदा है? इट सेल्स मेनली इन होम मार्केट नो, और फॉरेन सप्लायर से खरीद रहे हो भाई, इंपोर्ट की प्राइस तो बढ़ेगी, उल्टा तो आपकी तो बैंड बज गई। एक तो होम मार्केट में बेच रहे हो, दूसरा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, मतलब इनके ऊपर नो इम्पैक्ट है, एंड दे विल गेन। इनका लॉस है, इनका भी लॉस है। सही है। 25, a country has a floating exchange rate, its current account on the balance of payment moves from a surplus to a deficit। तो surplus का मतलब है inflows are greater than outflows, deficit का मतलब है outflows are greater than inflows। अगर आप सरप्लस से डेफिसिट जा रहे हो, इसका मतलब आपके इनफ्लोज जो हैं वो कम हो रहे हैं और आउटफ्लोज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। Which rate is likely to increase in the short run as a consequence of the worsening of its current account? इकोनॉमिक ग्रोथ तो उल्टा बैंड बजेगी, क्योंकि आपका इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो एटी तो फॉल होगा, ये तो नहीं हो सकता। एक्सचेंज रेट आपका जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, फॉल होगा, क्योंकि आपकी करेंसी की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो करेंसी विल फॉल। इंटरेस्ट रेट पे नो इम्पैक्ट, डी आंसर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, क्योंकि एटी फॉल हो रहा है ना, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, प्रोडक्शन कम होगी, डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है ना बेटा, डिमांड फॉर लेबर गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। 25 इज डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेटर हाथ में रखो, अगला मुझे कैलकुलेशन वाला लग रहा है। 26, विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन? मतलब डेफिसिट तो है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो डेफिसिट को कम कर देगी और इन्फ्लेशन नहीं होगी? तो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी नहीं होती वो, याद है? एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी नहीं होगी, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पे जाते हो।
मतलब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रिड्यूसिंग योर एग्रीगेट डिमांड, आप दोनों रास्ते बंद कर रहे हो। डिक्रीज इंपोर्ट कोटास ये प्रोटेक्शनिज्म का टूल है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब एक्सपेंडिचर स्विचिंग। जब आप लोगों को, भाई जब आप इंपोर्ट कोटा कम कर दोगे तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे, जब इंपोर्ट कम हो जाएंगे तो पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो डेफिसिट तो कम हो जाएगा पर डोमेस्टिक में ईडी बढ़ जाएगा भाई। इसमें भी यही हो रहा है, ये भी प्रोटेक्शनिज्म है। और ये तो डेप्रिसिएशन भी नहीं है, असूलन उसको डीवैल्यूएशन लिखना चाहिए। हायर इंटरेस्ट रेट, यस, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे होगा करके भी दिखा देता हूँ। एडी फॉल मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, एडी फॉल होगा, लोगों की इनकम्स कम हो रही हैं, इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो आपके आउटफ्लोस कम हो गए। आउटफ्लोस कम हो गए क्योंकि रिड्यूस का मतलब क्या है, मतलब अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को रिड्यूस कर रहा हूं तो मतलब क्या है कि मुझे इनफ्लोस बढ़ाने, आउटफ्लोस कम करने हैं। तो आउटफ्लो मैंने कम कर दिया, और एडी कम होगा तो इन्फ्लेशन भी नहीं होगी, उल्टा कंट्रोल हो जाएगी। डिक्रीज इंपोर्ट टैरिफ, डिक्रीज इंपोर्ट टैरिफ ये तो उल्टा बैंड बजा देगा आपकी, इंपोर्ट प्राइस कम हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, आउटफ्लोस बढ़ जाएंगे भाई। ये भी नहीं हो सकता। 26 का सी है। क्वेश्चन नंबर 27, the table shows the average price of exports and imports. Which combination of changes in export prices and import prices could result in the country terms of trade increasing from 100 to 10110? अच्छा, अब टर्म्स ऑफ ट्रेड का ना फॉर्मूला देखो, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अज्यूम कर लो कि एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स 100 है, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स भी 100 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या आंसर आएगा? 100। ऐसा ही है। अब चेंजेस करते हैं। ऑप्शन वन, मुझे 110 पे आना है, अब कैलकुलेटर निकाल लो जरा। ऑप्शन वन में कह रहा है कि एक्सपोर्ट प्राइस 5% से गिर रही है, तो बेसिकली न्यूमिनेटर तुम्हारा 95 हो जाएगा, और इंपोर्ट प्राइस 5% से बढ़ रही है तो डिनोमिनेटर तुम्हारा 105 हो जाएगा। 100 से प्लस माइनस करना है। क्या आंसर आ रहा है बताओ? पहले ऑप्शन में आंसर क्या आ रहा है? पहले ऑप्शन में आंसर बता दो जल्दी। 95 ओवर 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, 90.47। सही है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, एक्सपोर्ट की प्राइस को अनचेंज रखा है तो 100, और इंपोर्ट की प्राइस 10 से बढ़ रही है, तो अब क्या आंसर आ रहा है? 100 डिवाइड बाय 110 कितना होता है मल्टीप्लाइड बाय 100? 86.36। 90.90। अबे भाई सही बताओ यार। 90.9, 90.9, तो ये भी नहीं हो सकता। राइजेस बाय 5% तो 105, फॉल्स बाय 5% तो 95। क्या आंसर आ रहा है? एग्जैक्ट फिगर बताना, एग्जैक्ट। 110.52। ये भी नहीं हो सकता, फिर डी आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट प्राइसेस राइजेस बाय 10% ना, तो 110 रिमेन्स अनचेंज्ड, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका 110 ही आ रहा होगा एग्जैक्ट। ऐसा ही है ना? हाँ बस ठीक है, तो डी आंसर। समझ आ गया? बेस फिगर 100 ही होता है ना, तो बस 100 से प्लस, 100 से माइनस, जो भी फिगर देगा, ठीक है। 28, what is not an example of protectionism? The European Union requiring goods imported into member states to meet safety standards. The Pakistani government increasing the rate of goods and services on some exported goods from 2% to 5। मतलब एक्सपोर्टेड गुड्स पे टैक्स बढ़ा रहे हो आप, मतलब ये क्या है? आप तो एक्सपोर्ट की प्राइस ही बढ़ा रहे हो, ये प्रोटेक्शनिज्म तो कहीं से नहीं है। नॉट बोला है ना इसने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही कर सकती है।
द नाइजीरिया एक्सपोर्ट टैरिफ है, आपको याद होगा मैंने बताया भी था, दिस इज एक्सपोर्ट टैरिफ। ये करती हैं कुछ गवर्नमेंट्स ताकि डोमेस्टिक मार्केट से शॉर्टेज खत्म हो जाए। द नाइजीरिया गवर्नमेंट बैनिंग, बैनिंग का मतलब क्या है? एम्बार्गो, एम्बार्गो इज अ प्रोटेक्शनिज्म का टूल। द यूएस imposing a 35% tariff, tariff is a protectionism का टूल। ना ये है, ना ये है, ना ये है। द यूरोपियन यूनियन रिक्वायरिंग गुड्स इंपोर्टेड इनटू मेंबर स्टेट्स टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये प्रोटेक्शनिज्म की एग्जांपल वैसे बन तो नहीं रही है कुछ, पर बी ज्यादा बेहतर आंसर है, बी इज अ बेटर आंसर। इसका यार 1 मिनट आंसर कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट रुक जाओ जरा, मार्किंग स्कीम देखनी पड़ेगी। इसका आंसर वैसे तो शक है मेरे को, बी एम एम एस में बी है ना, बस सही है। पर ए का मतलब क्या है? प्रोटेक्शनिज्म है ये, दिमाग नहीं चल रहा है। मतलब बेसिकली ऑप्शन ए में ये हो रहा है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, मतलब आप बिल्कुल, हाँ, आप इंपोर्टर्स को ये कह रहे हो, आप इंपोर्टर्स को ये कह रहे हो कि आप अगर किसी से माल मंगवा रहे हो तो वो माल सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए, तो स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट किया गया है, which make it harder and expensive, it is making it harder and expensive for the foreign producers, for the foreign producers, so this is protectionism, क्योंकि आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। मतलब इवन दो इट इज इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है पर ये नॉन टैरिफ बैरियर है एक तरह से, ठीक है। ये रेड टेप की एग्जांपल हो सकती है, नहीं रेड टेप तो एक्सेसिव पेपर वर्क है, ये रेड टेप नहीं है मेरे हिसाब से। रेड टेप में तो तुम इंपोर्टर को ही तंग करते हो ना, पता नहीं यार, हो सकता है, चलो बी आंसर है इसका, रिसर्च कर लेंगे इसकी थोड़ी। वैसे ये मतलब इसका ये जो अरसल ने बताया सही बताया बिल्कुल, ए का यही है, बी आंसर बी है पर। क्वेश्चन नंबर 29, Turkey imported 220 million worth of goods and services. Turkey exported 12 million worth of goods and services. During the same period, its net income was -15. नेट इनकम का मतलब होता है प्राइमरी इनकम, मतलब ये करंट अकाउंट की बात कर रहा है। व्हाट इज टर्किश करंट अकाउंट बैलेंस? तो -220 मिलियन हमारा इंपोर्ट हो गया, क्योंकि इंपोर्ट माइनस है ना, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो है। +12 मिलियन के आपके इंपोर्ट्स हो गए और एक्सपोर्ट्स हो गए, तो दिस इज एन इनफ्लो। और -15 मिलियन का आपका प्राइमरी इनकम हो गया, तो दिस इज एन आउटफ्लो। इन सबको आपस में ऐड कर दो, क्या आंसर आ रहा है? माइनस में आंसर आएगा, -223 मिलियन, तो ए आंसर होगा, ठीक है। आखिरी वाला भी मेरे ख्याल में फौरी वाला एमसीक्यू है, ऐसा पहले आ चुका है। 30, द टेबल शोज द एक्सचेंज रेट फॉर नेशनल करेंसीज पर यूएस डॉलर, तो ये सारा डेटा पर यूएस डॉलर है। आसानी के लिए लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है मेरे को। Which currency has the smallest percentage appreciation, तो परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा अगेंस्ट द यूएस डॉलर बिटवीन 2019 एंड 2020। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कौन सी करेंसी एप्रिशिएट, बल्कि पहले ये बता दो कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 6.91 का पहले $1 था और अब $1 6.9 का हो गया है, तो ये करेंसी तो एप्रिशिएट हो रही है, बल्कि एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यहाँ लिख लेते हैं। पहली वाली करेंसी तो एप्रिशिएट हो रही है क्योंकि डॉलर सस्ता हो रहा है। दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है, पहले मुझे 70 का $1 मिलता था, मुझे 74 का $1 मिलता है, तो दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। तीसरी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है, पहले मुझे 14 का $1 मिलता था, मुझे 16 का $1 मिल रहा है, तो तीसरी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है। चौथी चौथी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, पहले मुझे 0.99 का $1 मिलता था, मुझे 0.94 का $1 मिलता है, तो डॉलर मेरे लिए सस्ता हो गया है। तो ना आंसर बी होगा ना सी होगा, तो आंसर ए या डी में से, तो ए का निकाल लेते हैं। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेशन फिर भी करेंगे बेटा, अभी दिमागी तौर पे नहीं करना बेटा, आपका दिमाग अभी इतना बड़ा नहीं है भाई, गड़बड़ नहीं कर देना। फिर भी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ।
न्यू का है 6.90 माइनस 6.91 डिवाइडेड बाय 6.91 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है। 0.14 बढ़ रहा है ना। एप्रिसिएशन मतलब परसेंट बता दो खाली, 0.14%। ठीक है, और इसका देख लेते हैं। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो न्यू आपका है 0.94, ओल्ड आपका है 0.99 डिवाइडेड बाय 0.99 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका क्या आंसर है? 5.05। ठीक है, तो फिर ए आंसर सही। स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट परसेंटेज है। थ्रेशोल्ड देख लेते हैं इस पेपर का। 23 पे ए है, 20 पे बी है, 17 पे सी है, 14 पे डी है, 12 पे ई है। सही है। 15 है इस पेपर में यार, ये तो आसान पेपर है भाई।